आज हम लोग जो क्लास 12 का रसायन है उसमें हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। डी एंड एफ ब्लॉक के बाद जो है एक चैप्टर है तुम्हारा चैप्टर नंबर 9 उपसंयोजक यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जिसके पहले का जो चैप्टर है जितने भी तुम्हारे लेक्चर्स हैं सारे राइस्टोरियल ऐप पर अपलोड हैं, जिसको तुम जो है राइस्टोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तुम कोई भी लेक्चर उसका देख सकते हो। किसी भी टॉपिक में का नोट्स लेना हो या तुमको नोट्स बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हो या तुमको जेईई मेंस एडवांस या नीट इंजीनियरिंग मेडिकल की इन सबों की प्रिपरेशन करना था, उसके लिए तुम राइस्टोरियल ऐप का प्रयोग कर सकते हो। और पर्सनल गाइड इन सबों के लिए भी तुम कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हो। उसको व्हाट्सएप नंबर या मोबाइल नंबर से हम पर कॉल करके कभी भी टाइम भी अलॉट करा सकते हो। तो आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है उपसंयोजक यौगिक। तो ये जो तुमको कंपाउंड है यह एक विशेष प्रकार के यौगिक होते हैं जिसके कि जो उपसंयोजक यौगिक में जटिल आयन उपस्थित होते हैं। उपसंयोजन यौगिक में जटिल आयन उपस्थित रहते हैं जो जल में आयनीकृत नहीं होते हैं, जो जल में पूर्णतः आयनीकृत नहीं हो पाते हैं। उदाहरण कुछ यौगिक के जैसे नाम हैं CuNH3 होल 4 SO4। तो ये जो तुमको जल में ये तुमको जो आयन है जटिल आयन जो CuNH3 होल 4 और अगर सल्फेट हटेगा 2- यहाँ पे 2+ है, ये जटिल आयन हो गया। एक इसका संकुल यौगिक का उदाहरण हो गया। इसको संकुल यौगिक या उपसंयोजक यौगिक भी कहते हैं, संकुल यौगिक भी कहा जाता है इसको। या दूसरा एक हो सकता है K4FeCN होल 6। तो इसमें जैसे देखो K+ तो बाहर हो जाएगा, लेकिन ये जो तुमको आयन होगा ये Fe और Cn में अलग अलग नहीं हो पाएगा। तो इस तरह का यौगिक क्या कहलाएगा? जटिल यौगिक कहलाएगा। ये इसको कहेंगे इत्यादि। और जब वैसा लवण जो दो लवणों के निश्चित अनुपात में क्रिस्टलीकृत होने पर बनता है, क्रिस्टलीकृत होने पर प्राप्त होता है, द्विक लवण कहलाते हैं। जिनके सभी परमाणु जल में आयनीकृत हो जाते हैं। उदाहरण जैसे द्विक लवण के उदाहरण है, द्विक लवण के उदाहरण दोनों में तुमको ये जल में तुमको पूरी तरह टूट जाएगा। जैसे कुछ नाम तुम्हारे किताब में जो दिया हुआ उसको मैं लिख देता हूँ। KCl.Mgcl2.6H2O, इसको हम लोग कहते हैं कार्नालाइट। ये किसका सूत्र हो गया? ये कार्नालाइट। इसी प्रकार से दूसरा है तुमको मोर होता है, जिसका सूत्र याद करो FeSO4.NH4 होल 2SO4 अमोनियम सल्फेट.6H2O। ये हो गया मोर लवण, ये हो गया तुम्हारा मोर सॉल्ट। तीसरा प्रकार का लवण होता है जो कि ये तुमको कार्नालाइट हो गया, मोर लवण। एक और होता है जिसको पोटास एलम कहते हैं। हमको पोटास एलम का सूत्र हो जाएगा K2SO4
Al2SO4 होल 3 डॉट 12H2O, इसको क्या कहते हैं हम लोग, पोटास एलम। और एल्यूमिनियम की जगह अगर तुमको एल्यूमिनियम की जगह अगर क्रोमियम यूज करें तो क्रोम एलम भी कह सकते हैं इसको। तो ये सब तुमको द्विक लवण के उदाहरण हैं। जब जलीय विलयन में जैसे KCl MgCl2, जलीय विलयन में अगर तुमको इसको KCl.MgCl2.6H2O को जलीय विलयन में देंगे तो जलीय विलयन में ये देखो किस तरह से देगा, ये K+ भी टूट जाएगा, Cl- भी देगा ये, और Mg2+ भी देगा। ये तुमको तीनों आयन क्या करेंगे, इसमें मुक्त हो जाएंगे। और जबकि इसको आयनीकृत करेंगे जैसे कि CuNH3, ये द्विक लवण का हुआ। अब देखो जैसे कि इसको आयनीकृत करेगा तो क्या अंतर होता है दोनों में, देखो ये जो जटिल आयन या जटिल यौगिक हैं, ये जो जल में आयनीकृत होंगे जल में डालने पर, तो ये तुमको ये जो आयन है ना, ये Cu और NH3 होल 4 ये एक साथ ही रहेगा, ये अलग नहीं होगा, लेकिन ये सल्फेट जरूर अलग हो जाएगा, ये जटिल आयन हो गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, जटिल आयन। तो ये जो यौगिक हो गया ये कैसा यौगिक है, ये हो गया उपसंयोजन यौगिक हुआ, ये हो गया उपसंयोजन यौगिक या संकुल यौगिक या संकुल कहलाता है, उपसंयोजन यौगिक या उपसंयोजन यौगिक या संकुल यौगिक। और ये तुम्हारा क्या होगा, ये तुमको पूरी तरह आयन में बट गया, तो ये क्या होगा, द्विक लवण। दोनों में देखो अंतर में मैंने बताया, ये द्विक लवण में सब जल में पूर्णतः आयन K+ Mg2+, जैसे K2SO4 Al2SO4 होल 3 करेंगे तो K+ का भी देगा, Al3+ का भी उसका जो है तुमको आयन में बटेगा तो उसका भी टेस्ट दे देगा, सल्फेट का भी देगा। तो ये तुमको क्या हो गया, ये तुम्हारा द्विक लवण का उदाहरण हुआ, और ये तुम्हारा हो गया द्विक लवण हुआ। और ये तुमको जो बताया ये जो तुम्हारा हो गया ये जटिल आयन हो गया, जो कि अपनी पूर्णतः आयन में नहीं टूटेगा। तो ये तुमको जटिल आयन के बारे में यह जानकारी हो। जटिल आयन जो रहता है उपसंयोजक बंधन से धातु परमाणु से जुड़े रहते हैं, जैसे कि CuNH3 होल 4 जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड करते हैं, इसलिए इसका नाम ही है उपसंयोजक यौगिक। धातु जो है तुमको, धातु के साथ जो है तुमको ये कैसा बंधन बनाते हैं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं धातु उपसंयोजक बंधन, जिसमें कि जो धातु परमाणु है उसके जो कक्षक में जो यौगिक कहते हैं, जिसमें कि तुमको NH3 है, इन सबों के जो कि हम लोग इसका विश्लेषण करेंगे, इसका जो कि इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी, जो कि परमाणु जो कि बंधन बनाने में भाग नहीं लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं उससे बंधन बना के क्या करते हैं, वो भाग लेते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे धीरे धीरे देखेंगे। इसलिए इसका नाम उपसंयोजक यौगिक पड़ा हुआ है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण कर रहा है। अब हम लोग अगला जो टॉपिक देखेंगे वो है तुमको बर्नर का, जो कि उपसंयोजक यौगिक के लिए बर्नर का सिद्धांत। बर्नर ने क्या बताया, कैसे ये उपसंयोजक यौगिक बनते हैं, इसमें किस प्रकार से बंधन बनते हैं और उससे बनने का क्यों निर्माण कर होता है। तो इसके लिए तुमको एक बर्नर नाम के वैज्ञानिक ने क्या दिया है, इसके लिए सिद्धांत दिया है। तो पहले उस सिद्धांत को हम लोग देख लेते हैं। तो ये तुमको जटिल यौगिक और बर्नर का सिद्धांत में क्या हो गया, अंतर हम लोग पढ़ाई कर लिए। अब है बर्नर थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। बर्नर का सिद्धांत, बर्नर का सिद्धांत। बर्नर ने उपसंयोजन यौगिक, उपसंयोजक यौगिक के निर्माण के लिए एक सिद्धांत दिया, एक सिद्धांत दिया जिसकी मूल बातें, जिसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं, जिसके निम्नलिखित मूल बिंदु हैं, जिसके निम्नलिखित मुख्य बिंदु हैं, मुख्य बिंदु हैं, मुख्य बिंदु है। क्या क्या है, पहला तुमको हो जाएगा कि धातु जो होते हैं, तुमको धातु की दो तरह की संयोजकता होती है। धातु की दो तरह की संयोजकता होती है, जिसको हम लोग कहते हैं, धातु की दो तरह की संयोजकता होती है, जिसको हम लोग प्राथमिक धातु की दो तरह की संयोजकता होती है, संयोजकता होती है, संयोजकता होती है प्राथमिक तथा द्वितीयक संयोजकता, प्राथमिक तथा
द्वितीयक संयोजकता, ये दो तरह की संयोजकता हो गई, दोनों तरह की संयोजकता हो गई, प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता दोनों होता है। दूसरा नंबर, प्राथमिक संयोजकता आयनीकृत होती है, प्राथमिक संयोजकता आयनीकृत होती है जो ऋणायन के द्वारा संतुष्ट होती है, जो ऋणायन के द्वारा संतुष्ट होती है, संतुष्ट होती है। धातु ऋणायन के साथ ही ये प्रथा प्राथमिक संयोजकता की पुष्टि हो, संतुष्टि होगी। दूसरा, तीसरा नंबर कर सकते हैं द्वितीयक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता आयनीकृत नहीं होती है, आयनीकृत नहीं होती है, नहीं होती है जो ऋणायन या उदासीन परमाणु द्वारा, उदासीन परमाणु या मूलक द्वारा, मूलक द्वारा संतुष्ट होती है, संतुष्ट होती है। इसे उपसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं। इसे उपसंयोजन संख्या, जिसको कोऑर्डिनेशन नंबर इंग्लिश में तो उपसंयोजन संख्या भी कहते हैं, द्वितीयक संयोजकता को भी कहते हैं। द्वितीयक संयोजकता का दूसरा नाम हो गया उपसंयोजन संख्या। चौथा नंबर, द्वितीयक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता द्वितीयक संयोजकता त्रिबीम में, त्रिबीम में एक विशेष ज्यामिति, एक विशेष ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं, जिसे त्रिबीम, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, जिसे उपसंयोजक बहुफलक भी कहते हैं। इसे उपसंयोजक, संयोजक बहुफलक, पॉलीहेड्रा बहुफलक भी कहते हैं, बहुफलक भी कहते हैं, कहते हैं। चार उपसंयोजन संख्या वाले, उपसंयोजन संख्या वाले, उपसंयोजन संख्या वाले या द्वितीयक संयोजकता वाले, वाले यौगिक की, वाले यौगिक की ज्यामिति चतुष्फलकीय या वर्ग समतलीय होती है, वर्ग समतलीय, दो ही हो सकता है ये, इसको हम लोग आगे जिक्र करेंगे कब होगा। वर्ग समतलीय होती है जबकि छह उपसंयोजन संख्या वाले, उपसंयोजन संख्या वाले, संख्या वाले परमाणु, उपसंयोजन वाले परमाणु की ज्यामिति वाले, धातु की ज्यामिति वाले यौगिक की ज्यामिति कहिए, यौगिक की ज्यामिति अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल जिसको इंग्लिश में कहते हैं, अष्टफलकीय होती है। तो ये 6 वाला का अष्टफलकीय और 4 वाला में या तो चतुष्फलकीय के रूप में रहेगा या वर्ग समतलीय के रूप में रहेगा, जिसको कि इसकी ज्यामिति को हम लोग बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे किस प्रकार से इसको निकालते हैं। इसका संकरण के द्वारा इन सबों को निकालने की विधि हम लोग सीखेंगे। और इसमें तुमको जो है ये बर्नर का सिद्धांत हो गया कि बर्नर के सिद्धांत के अनुसार तुमको धातु जो है तुमको 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित होती है। प्राथमिक संयोजकता जो कि ऋणायन के द्वारा संतुष्ट होती है, द्वितीयक संयोजकता जो कि तुमको आयनीकृत नहीं हो सकती है, और ये ऋणायन या उदासीन कोई भी परमाणु क्या कर सकते हैं, उसके साथ संतुष्ट हो सकता है। इसे उपसंयोजन संख्या भी कहते हैं हम लोग। इसकी एक निश्चित ज्यामिति होती है, और जिसके कि 4 वाले के लिए 2 ज्यामिति है जो कि वर्ग समतलीय या तुमको चतुष्फलकीय, और 6 के लिए अष्टफलकीय ज्यामिति होती है। अब बर्नर थ्योरी के बाद हम लोग एक देखते हैं जिसमें कि कुछ एक उदाहरण तुमको दिया हुआ है 9.1 एनसीईआरटी किताब में, जिसमें कि ये पूछा जा रहा है कि ये एक प्रयोग किया गया है जिसमें कि क्लोराइड के जो आयन होते हैं, क्लोराइड जो है तुमको जो कि आयनाइजेबल होगा, जो उसको आयनीकृत हो सकता है जो क्लोराइड, वह तुमको क्या करता है AgNO3 के साथ
AgCl का उजला अवक्षेप देता है। तो जो कि आयनीकृत रहेगा, अगर वह प्राथमिक संयोजकता के रूप में रहा तो वह जो है तुमको, अगर वह द्वितीयक संयोजकता में अगर तुमको रह गया तब तो वह आयनीकृत नहीं हो पाएगा और AgCl का निर्माण नहीं कर पाएगा। तो AgCl का निर्माण नहीं कर पाएगा। और अगर जो तुमको रहेगा जो कि प्राथमिक संयोजकता में है तो वह आयनीकृत होगा और वह AgCl का निर्माण कर लेगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, हमको AgCl के जितने मोल प्राप्त होंगे उसके आधार पर हम ये पता कर पाएंगे कि किसी धातु की जो आयन है उसकी प्राथमिक या द्वितीयक संयोजकता कितनी है। तो इसी के आधार पर जैसे कि तुमको है NCERT का उदाहरण नंबर पहला हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। NCERT उदाहरण 9.1 देखें। तो इसमें क्या है, इसमें पहले जो कुछ यौगिक के नाम दिए जाएंगे। अगर ये आयनाइजेबल है मतलब कि ये तुमको जो है प्राथमिक संयोजकता के रूप में अगर Cl रहेगा, Cl रहेगा, यहाँ पे प्लस हो गया, ये Cl- रहा, तो ये जो Cl- ये AgCl के साथ AgNO3 के साथ क्या बनाएगा, ये AgCl दे देगा। AgCl का उजला अवक्षेप देता है, ये उजला अवक्षेप दे देगा। और ये जो तुमको है उजला अवक्षेप दे देगा और प्लस ये क्या होगा तुमको, ये तुमको प्लस के रूप में रह जाएगा जो इसका, और जितना रह गया यहाँ से द्वितीयक संयोजकता हमको पता चल जाएगा जो कि, तो इससे Cl का पता चलेगा प्राथमिक में कि द्वितीयक में। अगर 2 मोल देता है AgCl तो इसका मतलब 2 Cl है, 3 मोल दे रहा है 2, तो 3 मोल 3 Cl बाहर होगा और बाकी जो होंगे सब अंदर होंगे। तो इस प्रयोग के द्वारा हम लोग बता पाएंगे जैसे कि तुमको संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता का मान हमको बताना है। जैसे पहला यौगिक है, पहला है उसमें दिया हुआ उदाहरण में क्या है, PtCl2.4NH3। इसमें जो है AgCl बना है, AgCl का मोल है तुमको 2 मोल है, AgCl 2 मोल। तो इसका मतलब ये निकला कि ये जो दो जो तुमको है PtCl2, ये दोनों Cl जो कहाँ है, ये ब्रैकेट के बाहर होगा, ये दोनों। और तो इसका मतलब कि ब्रैकेट के अंदर कौन होगा तुमको, NH3 होल 4। तो इसका जो संयोजकता हो गया, ये तुमको देखो ये Pt रहेगा, इसको इस ढंग से लिखेंगे हम लोग, इसको कैपिटल ब्रैकेट में लिखते हैं इस ढंग से। और यहाँ पर क्या होगा, ये Cl2 होगा इसका, तभी नहीं ये तुमको AgNO3 के साथ आप रिएक्शन करेगा तो 2 मोल दे पाएगा। और ये AgNO3 के साथ रिएक्शन किया तो ये क्या बन जाएगा, AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये तुमको बन जाएगा PD। अच्छा ठीक है, PD या कुछ, खैर उससे क्वेश्चन को बहुत मतलब नहीं है। PdNH3 होल 4 और यहाँ पे क्या बन गया, 2 प्लस हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा तुमको 2 मोल AgCl बन जाएगा, यहाँ पर 2 मोल AgCl बन गया। तो इसका मतलब होगा कि इसका कितने, देखो 4 तुमको NH3 के साथ ये क्या बंधन बनाया है, इसलिए द्वितीयक संयोजकता इसकी कितनी हो गई, 4 हो गई। मतलब PD जो है 4, PD 4 उदासीन NH3 के साथ जुड़ती है, अतः PD की द्वितीयक संयोजकता, सेकेंडरी वैलेंसी, द्वितीयक संयोजकता बराबर 4 और Cl दोनों बाहर है, इसलिए Cl जो है तुमको 2 AgCl बनाया। तो ये समझ में आ गया। दूसरा उदाहरण लेते हैं, सेकेंड नंबर। दूसरा क्या चीज, NiCl2 6H2O, AgCl कितना है, 2 मोल है। तो क्या होगा फिर तुमको, ये जो तुमको Ni का जो Cl है ये तुमको 2 बाहर ही होगा। तो अब इसको ज़्यादा क्लियर करने की जरूरत नहीं है। NiTH2O होल 6 और Cl2 क्या है तुम्हारा, ये बाहर है। तो द्वितीयक संयोजकता कितनी हो गई इसकी, 6 हो गई। इसकी द्वितीयक संयोजकता बराबर, द्वितीयक संयोजकता जो Ni की हुई, द्वितीयक संयोजकता बराबर ये तुमको 6 के बराबर हो गया, इसका द्वितीयक संयोजकता 6 हो गया। तीसरा PtCl4.2HCl और तुमको क्या है उसका, इसका 0 है। तो सब तो बाहर अंदर ही है। Cl4 जो है क्या रहेगा तुमको, एक भी बाहर नहीं है, PtCl4 और HCl का भी होल 2, ये तुमको सब क्या है, यहां पर एक भी बाहर नहीं है, तभी नहीं एक भी AgCl नहीं बना। तो ये कितना होगा तुमको, 4 + 2 बराबर 6, 4 इसका और 2 इसका। तो द्वितीयक संयोजकता बराबर 6 हो गया, 4 + 2 बराबर 6। सब अंदर, ये Cl बाहर नहीं है। ये क्लियर हो गया। अब तुमको है, ये तीसरा था। ये चौथा अब क्या है, इसमें यहीं मिटा लेते हैं हम। तो चौथा नंबर में क्या है तुम्हारा,
COCl3.4NH3 COCl3.4NH3 है और AgCl का मोल 1, तो 2 अंदर है, इसका मतलब 2 Cl क्या है, अंदर है। तो इसका जैसे देखो तुम्हारा ऑब्जर्वेशन पहले लिख देते हैं, चौथा नंबर का बात कर रहे हैं ना, चौथा नंबर इसी का तुम्हारा है COCl3.4NH3 COCl3.4NH3 इसमें है AgCl 1 मोल लगा है, 1 मोल में AgNO3 लगा होगा तो 1 मोल AgCl बना है। तो इसका मतलब 1 Cl क्या है, बाहर है, और NH3 तो कितना है तुमको 4 है नहीं है, तो चारों NH3 तो अंदर होगा ही। और तुमको देखो अब इसमें कुछ जानना पड़ेगा तुमको कि पहले NH3 को लिखें, जैसे कि आगे तुमको जो इसको और डिटेल के रूप में बताया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे बात को सीखना शुरू करो। जैसे कि NH3 जो होता है, जैसे लिखने के लिए अभी नहीं बताया कि आप नाम लिखें इसका सूत्र के रूप में कैपिटल लेटर, ऐसा नहीं क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे बातें को अगर धीरे धीरे हम लोग समझते जाएंगे तो हमको आगे भी समझना क्या होगा, आसान होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये NH3 भी रहेगा अंदर और Cl भी अंदर रहेगा। ये बात तो समझ में आ गया होगा कि कितना Cl बाहर जाने वाला है, यहाँ पर एक ही Cl क्या होने वाला है, यहाँ पर बाहर जाने वाला है, 2 Cl अंदर रहेगा, क्योंकि एक ही AgCl बन रहा है। तो यहाँ पर Cl भी रहेगा और NH3 भी रहेगा। तो अब बात रहा कि NH3 को पहले लिखें या Cl को पहले लिखें। तो Cl तो 2 Cl हमको लिखना है, और यहाँ पर 1 Cl क्या लिखना होगा, हमको बाहर लिखना होगा, तभी एक AgCl क्या हो पाएगा, बन पाएगा AgNO3, एक AgCl बनेगा AgNO3 के साथ। तो इसका जो संयोजकता की जहां तक बात है, तुम्हारे प्रश्न का आंसर तो तुम्हारे क्लियर हो चुका होगा, 4 + 2 = 6। तो द्वितीयक संयोजकता कितनी हो गई CO की, यहाँ पर द्वितीयक संयोजकता बराबर 4 + 2 = 6। तो खैर नया क्या बताना चाह रहे थे जो कि आगे काम आएगा, वह यह बताना चाह रहे थे हम कि तुमको यहाँ पर Cl को पहले लिखें कि पहले NH3 को लिखें। ये क्या, इसके लिए क्या नियम है, मतलब इसके लिए आगे नियम देखोगे तो तुमको मैं अभी ही बता रहा हूँ धीरे धीरे कि इसमें NH3 का नाम होता है, जो कि इसका नाम होता है, इसको लिगेंड कहा जाता है। सबको जो इसके धातु के साथ जो जुड़ते हैं, जो कि ये Cl है या NH3 है, इस सबको हम लोग क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। लिगेंड जो होता है यह तुमको इसका नाम के आधार पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, वर्णमाला के क्रम, इंग्लिश वर्णमाला ABCD के आधार पर। तो इसका नाम होता है अमोनिया, जो है तुमको इसका नाम होता है, इसे तो एमाइन, और इसका नाम होता है क्लोरिडो, क्लोरीन से बना है। तो जाहिर है कि A पहले आता है, C बाद में आता है। तो उसी के आधार पर इसलिए NH3 को पहले लिखेंगे और Cl को बाद में लिखेंगे। नाम लिखने का एक, जैसे कि तुमको इसके बाद जो टॉपिक आएगा उसकी चर्चा मैंने कर दिया, एक नई जानकारी कि पहले इसका नाम में क्या लिखना होगा, पहले आपको उल्टा लिखिएगा वो गलत हो जाएगा। Cl2 को पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो गलत हो चुका। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसका नाम क्लोरिडो बाद में आता है, क्लोरीन का, और ये तुमको NH3 का एमाइन क्या आता है, पहले आता है। तो इसके आधार पर नाम क्या करना पड़ता है, यहाँ भी लिखना पड़ता है। तो ये नई जानकारी बताए जो तुम्हें आई थिंक कि कुछ समझ में आ गया होगा, ऐसे बाकी आगे फिर और भी क्लियर होगा। और यहाँ पर तुम्हारा यहाँ जहाँ तक द्वितीय संयोजकता का बात था, यहाँ इस क्वेश्चन में कोई ब्रैकेट में लिखने के लिए तुम्हें नहीं बताया जा रहा है कि आप इसको लिखें तभी आप आंसर लिखें। आपको सिर्फ ये बताना है कि बाहर क्या होगा, प्राथमिक में क्या होगा, द्वितीयक में। और इसीलिए तुमको इस तरह के ब्रैकेट में लिखने के लिए अभी कुछ नहीं बताया गया, और नहीं आपको ब्रैकेट में लिखने के लिए क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है। लेकिन हम चूंकि आगे तो हमको सीखना ही है, धीरे धीरे करके क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। आगे बोलिए, 5वां PtCl2.2NH3 कितना, 0 है, जिससे तो सारा अंदर ही रहेगा। और फिर अभी देखो जो तर्क दिए तुम्हारा, ये इसमें भी काम आ जाएगा। NH3 का होल 2 पहले बाहर यही लिखाएगा, फिर मतलब ये, और बाहर तो कुछ लिखाएगा ही नहीं क्योंकि बाहर तो 0 है तुम्हारा। तो ये कितना, इसकी क्या हो गया तुम्हारा, उपसंयोग संख्या या द्वितीयक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता बराबर क्या होगा, 2 + 2 ना बराबर 4 हो गया। तो ये तुम्हारा उदाहरण क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब है तुमको इसके बाद जो तुम्हारा है टॉपिक, वो है तुमको इसके बाद जो है तुम्हारा ये दिया हुआ है तुमको, इसके बाद के जो तुम्हारा दिए हुए हैं कुछ पारिभाषिक शब्दावली दिया हुआ है, जिसमें पारिभाषिक शब्दावली है जिससे कि नाम वगैरह लिखने में हमें काम आएगा। तो उस शब्दावली को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं इसमें कि क्या क्या नाम है। कुछ पारिभाषिक शब्दावली कुछ दिए हुए हैं, उसका जैसे नाम है कि तुमको धातु परमाणु किसका क्या, धातु परमाणु जैसे कुछ नाम आ रहा है, जैसे अभी बताए थे तुमको कुछ लिगेंड एक नाम बताए, फिर उसके ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है,
उसका उपसंजय संख्या क्या होता है, तो इन सबों का जो परिभाषा है कुछ उसके आधार पर हम लोग उसको बारी बारी से धीरे धीरे करके थोड़ा और स्पष्ट करेंगे इसका नाम को, और उसके फिर इसके नाम को लिखना, उसके फिर जो है आईपीएससी नेमिंग को लिखना, उसका सूत्र लिखना, इन सबों के बारे में हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, जो कि परीक्षा में भी प्रश्न पूछे ही जाते हैं अक्सर। तो उन सबों का नामकरण के बारे में भी हम लोग सीखेंगे। तो पहले पारिभाषिक शब्दावली तुमको स्टार्ट कर रहे हैं, और पारिभाषिक शब्दावली नहीं तो अब इस लेक्चर में छोड़ देना, तुम इसको यहाँ तक पढ़ लोगे, और उसके बाद जहाँ भी दिक्कत होगा राइट टू लैब के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।